तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो आज हम लोग जो क्लैट या फिर लीगल स्टडीज, आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हो, एलैट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लीगल स्टडीज सीयूईटी के थ्रू तैयारी कर रहे हो, अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी लॉ कोर्सेज में एडमिशन अगर आपको लेना है तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना आपके लिए मस्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ही आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम शुभम सौरभ है और मैं करंटली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की कितने तरह के प्रॉपर्टी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये आज हम कवर करने वाले हैं। देखते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टी के टाइप्स की बात करें तो प्रॉपर्टी के टाइप्स मेरे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से है भाई? देखो, हर चीज को पूरे दिमाग में इस तरह से बैठा लो कि आपको याद करने की कोई जरूरत, कोई झंझट ही ना हो। मैं आपको क्लियर शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप उसको बस सुनते जाओ, सारी चीजें आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट हो रही होगी। जस्ट हैव अ ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी दो तरह की कौन कौन सी हो रही है? पहली तो आपके हो गए मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में, उसको हम लोग बांटते हैं। ये जो डायग्राम है ये मैंने आप ही के सीबीएसई के लीगल स्टडीज के बुक से उठाया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, देखिए प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी लिखा है। प्रॉपर्टी को मूवेबल और इमूवेबल में बांटा गया। अब मूवेबल कौन सा, इमूवेबल कौन सा, आगे के स्लाइड्स में भी मैंने उसके बारे में जिक्र किया है, पर अभी मैं आपको करंट में बता रहा हूँ। देखो, जो भी चीज मूव कर सकते हैं वो मूवेबल, जो भी नहीं कर सकते इमूवेबल। हंसी आ रहा होगा डेफिनेशन में, पर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। जो स्टार मार्क देखते हो ना जी, सामान खरीदते हो तो वहाँ पे दुकानदार देता है कि 50% 90% ऑफ पर एगो स्टार लगा दिया, तो यहाँ पे वही है। मूवेबल इमूवेबल का जो आपने डेफिनेशन पढ़ा वो तो सही बात है, 95% केसेस में होगा, पर एक टी एन सी अप्लाइड है, टी एंड सी अप्लाइड, उसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले टॉपिक पे आते हैं। तो मूवेबल, अब जो मूवेबल प्रॉपर्टीज जो होती है मेरी, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको हम लोग सोगा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोगा। उससे ये चीजें गवर्न होती है। गवर्न होती है इन द सेंस कि अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद या फिर बेच रहे हैं तो आप किसके नियम का पालन करेंगे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नियम का आप पालन करेंगे। वही इन केस अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद या बेच रहे हैं तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पालन करेंगे, ना कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ठीक है, मतलब कि दोनों का। अब आप अपनी गाड़ी बेची तो वो किसके अंदर बिकेगी? वो आपकी सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बिकेगी। आपने अपना घर बेचा तो घर आपका किसके अंदर बिकेगा? घर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बिकेगा। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, अगली स्लाइड में हम लोग आते हैं। ठीक, आगे की जो स्लाइड है हमारी, वो हमारी बात कर रही है कि प्रॉपर्टी दो तरह का होता है। एक होता है हमारा कौन सा, एक होता है हमारा मूवेबल और दूसरा होता है हमारा इमूवेबल। ठीक है, अब यहाँ पे वही डेफिनेशन जो मैंने बताया वही एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके सहूलियत के लिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी इज वन व्हिच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न करते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है, जो अभी आपको मैंने पहले बताया टीएनसी अप्लाइड, अब यहाँ पे वो टीएनसी आपका आ गया भैया। टीएनसी यही है। क्या है टीएनसी? इसको ध्यान से समझिएगा, हर साल इससे क्वेश्चंस आपके सीयूईटी के लीगल स्टडीज के पेपर में तो हर साल आ रहे हैं, और आपके जो केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना क्लैट में, उसमें इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, पर कहीं ना कहीं एप्लीकेशन इतना माइनर होगा कि आप गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा कान दिमाग आंखें खुली रखिए, बाकी ट्रस्ट। अब देखिए, अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 3 के अंदर क्या कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर ग्रास जो है इसको वो इंक्लूड नहीं करता। कौन? इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर ग्रास को इंक्लूड नहीं करता। तो क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है? जी, ये सारी चीजें आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। पर ऐसा क्यों? कोई भी चीज बिना लॉजिक का लॉ में नहीं होता।
लॉजिक क्या मैं समझाता हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप किसको कहते हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी वो ऐसा प्रॉपर्टी हो गया जिसमें आप क्या कर रहे हो, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। पर यहाँ पे आप बोल रहे होंगे सर ये तो मेरा क्रॉप्स है, ग्रास है, इसको भी एक जगह से दूसरी जगह कहाँ ले जाते? लेके जाते हो ना भाई। आपने खेती की तो खेती की तो वहां पर जो भी उपज हुई उसको वहीं पे रहने देने से तो काम नहीं चलेगा आपको। आप उसको काटते हो, आप उसके बाद जो भी प्रोसीड्यूर फॉलो करते हो, उसके बाद आप उसको क्या करते हो। मान लो ये आपका उगा, इसको आपने यहाँ से काटा, फिर ले गए, फिर मार्केट में ले जाके इसको आपने कुछ रुपए में बेचा। तो जहाँ पे आप उसका पोजीशन चेंज करा के उसको बेच रहे हो, वो आपका वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में ना आके मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया। स्टैंडिंग टिम्बर बहुत को नहीं समझ रहे होंगे। सूखी लकड़ी, सूखे पेड़ जो हो गए, सूखे पेड़ इन द सेंस कि आप देखते होंगे कि जैसे कि जो दो तरह के पेड़ होते हैं। एक वो पेड़ जिससे मेरा क्या हो रहा है, जिसमें मेरा तो ड्राइंग है थोड़ा खराब हो जाता है, उतना हर चीज एक्सपेक्ट करोगे कि थोड़ा मिलेगा। हाँ, तो मान लो यहाँ पे ये फ्रूट है, तो फ्रूट जो पेड़ दे रहा है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि आप उससे फ्रूट तोड़ रहे हो, वो पूरा का पूरा पेड़ आप उठा के कहीं नहीं ले जा रहे हो। और वही एक आपका बेजान सा पेड़ है जिसको जिसको आपने काट के अब उसका आपने फर्नीचर बनाना है, तो वो आपका क्या हो जाता है फिर, वो आपका फिर आ जाता है इसमें किसमें, मूवेबल प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि आप उसके जो है उसके पोजीशन को आप डिस्प्लेस कर रहे हो, इसलिए वो वहां पे जहां पे उसको रहना है वहां पे वो न रह के मूवेबल की कैटेगरी में आ जाता है। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या इंक्लूड करता है, जैसे आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द थिंग्स अटैच्ड टू द मतलब जो आप लैंड से बेनिफिट ले रहे हो या फिर जो अर्थ से जुड़ी हुई चीजों का बेनिफिट ले रहे हो। फिर ये मत कहना कि सर क्रॉप्स भी तो अर्थ से जुड़ी हुई चीज है। भाई मैं जान रहा हूँ, इसलिए तो उसको अलग सेक्शन में जाके आपका टीएनसी डाला। क्यों? क्योंकि नॉर्मली सबको लगता है कि ये भी इमूवेबल की कैटेगरी में है, पर इसको जैसे कि हम जब बेच रहे हैं तो उसका देखते हैं कि उसका किस कॉज से, किस मतलब कारण का है, मतलब उसका सेलिंग है, कैसे इसको सेल कर रहे हैं, वो वहां पे मायने आ जाता है। ठीक है। वही इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है कि क्या, एनी प्रॉपर्टी दैट इज अटैच्ड टू द अर्थ एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर, याद रखिएगा कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। गॉट इट? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए अभी जो मैंने आपको बताया ना वो एक इंपॉर्टेंट केस जजमेंट का मैंने आपको बता दिया, हंसी मजाक में आपको पार हो गया। अभी अगर वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा होता तो आप इंपॉर्टेंट केस जजमेंट को देख के बहुत बच्चे डर गए रहते, अरे भाई केस जजमेंट है याद करना है। याद हो गया है। अब खाली किसके केस जजमेंट में ये चीज आया वो याद रखिएगा। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का एक केस था, वो 1958 का, 1958 का। इसमें क्या हुआ, डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज ऑब्जर्व। इन द सेंस क्या कहना चाह रहा है ये कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कौन सी एम होगी और कौन सी आई होगी, इसके बीच में एक बाउंड्री लाइन यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया था। जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो यही केस का मैंने दिया था। ठीक है। क्या है, इफ द इंटेंशन इज टू रीप फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज देन इट इज रिगार्डेड एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट इफ द इंटेंशन is to cut down the trees and use it as a timber, it would be regarded as movable property। मतलब कह रहा है कि अगर आपका इंटेंशन क्या है, यहाँ पे इंटेंशन मायने रखता है। अगर फल तोड़ के खाना है भाई, रिप रिप फ्रूट को आपको निकालना है वहां से, पका हुआ फल को, तो वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर आपका कि ना ना ना, हम तो पेड़ को काटेंगे भाई और उसका मस्त बनाएंगे अपना बेड, तो बोलेगा अच्छा बच्चू तुम बनाओगे बेड और उसको डालोगे तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ई ना चल बे, तो वहां पे आ जाएगा आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब अगला क्या है, अब अगला आता है कि ट्रांसफर। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफर तो होता है भाई, पर अब ट्रांसफर कर कौन, करता कौन है और ट्रांसफर कर कौन पाता है। देखिए कौन ट्रांसफर कर सकता है, तो उसके कंडीशंस है, पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर कौन कर पा रहा है, वही करेगा ना जो कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा। पहली बात 18 साल का उम्र होना चाहिए, आपको मेजर होना चाहिए। बच्चा बुतरू हो ना ना, पता चला आप पबजी में गेम खेलने के लिए अपने पापा की जमीन बेच के आ गए, तो इसलिए ये सारे नियम आए हैं। ठीक है, साउंड माइंड के होने चाहिए आप।
अब देखिए जो ड्रंक, आप अगर साउंड माइंड इन द सेंस की जो हो गए, इडियट नहीं, मतलब ल्यूनेटिक नहीं है, मतलब जो पागल नहीं है, पर साउंड माइंड ये भी है, अगर आप ड्रिंक किए हुए हैं, अल्कोहल लिए हो, तो भी आप साउंड माइंड में नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि उस समय आप एक अलग दुनिया में होते हैं, एक अलग आसमान की ऊंचाइयों पे आप जा रहे होते हैं। उस समय आप अपना सब कुछ बेच दो किसी भी अपने ईगो के लिए, पर इसलिए वहां पे बोला गया कि आप उस समय जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, आपको साउंड माइंड में होना आवश्यक है। और डिस्क्वालिफाइड बाय आप लॉ नहीं हो सकते। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी भी आपको मिलेंगे या तो इस वीडियो में या तो आगे की वीडियो में। एक एग्जांपल मैं अभी तत्काल दे देता हूँ आपको, क्यों आ गया तब तो। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई पाकिस्तान का रेसिडेंट है, वो आया है इंडिया से, मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो उस समय गवर्नमेंट इसकी प्रॉपर्टी, आपने तो बेच दिया, उसने खरीद लिया, इसके प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को, इसके ओनरशिप को गवर्नमेंट चैलेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये है कि एनिमी नेशन के सिटीजन को आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। राइटिंग थोड़ी गंदी है यार, मैं भी जान रहा हूँ। एनिमी नेशन के आप सिटीजन को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। इसी तरह और भी टर्म्स है जो कि आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे, हौले हौले, ठीक है। अब क्या दिया देख, अब दिया हुआ द पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, उसको ट्रांसफरर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसफरर। और जिसको ट्रांसफर किया जाए उसको कहते हैं ट्रांसफरी। अब ये समझाता हूं मैं, और ये थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो कि ए ने क्या किया, बी को ये घर बेचा, तो उसमें ट्रांसफरर कौन होगा, ट्रांसफरी कौन होगा? ए जो है ट्रांसफरर होगा, और बी जो है ट्रांसफर ही होगा। क्यों? क्योंकि ए ने घर की चाबी बी को, मतलब ए ने घर को बेचा, चाबी दी। चाबी तो यार आप भी जाते हो तो किसी को, पड़ोसी को दे देते हो कि घर देखना भाई, तो वो घर बेचना थोड़े हुआ। तो जब आप ए ने बी को घर बेचा, तो ए ट्रांसफरर और बी ट्रांसफरी कहलाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कैसे करेंगे हम लोग, हाउ अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो क्या बोला जाता है ना, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 100, कितना बोल रहा भाई? मोर देन 100। 100 रुपए से अगर ज्यादा है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो आपको उसको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट से करना होगा। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन द सेंस कोर्ट जाइएगा, एफिडेविट कराइएगा, विटनेस से अटेस्टेड करवाइएगा, मतलब आपको कानूनी प्रक्रिया से चलनी होगी। 100 रुपए से ज्यादा क्यों भाई? 100 रुपए से ज्यादा का क्या, मतलब ऐसा क्या लगाया? अब मान लो यार कि आपने एक पेन खरीदा 20 रुपए का, कल आपने वो पेन भी अपने दोस्त को दे दिया गिफ्ट में। तो अब क्या आप 20 रुपए के पेन जो आपने लिया, उसके लिए अब आप क्या जाके कोर्ट से एफिडेविट कराओगे? सेंस बनती है इस बात की? नहीं। तो इसीलिए बोला कि 100 रुपए से ज्यादा। अभी मत बोलना कि भाई हम तो 500 का पेन यूज करते हैं, ठीक है भाई, वो नहीं है, पर लॉ ये कहता है। पॉइंट पे आप टॉपिक पे स्टिक रहिए। अब आता है इफ द प्रॉपर्टी इज टेंजिबल। प्रॉपर्टी इज टेंजिबल, यहाँ पे टेंजिबल का जिक्र आ गया है, तो इसको कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल का अंतर समझा देता हूँ पहले, ठीक है। तो देखिए, टेंजिबल और इंटेंजिबल दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। सिंपल भाषा में समझो तो जो प्रॉपर्टी को छू सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो तेरा हो गया टेंजिबल प्रॉपर्टी। जैसे क्या? मशीनरी। मशीनरी इन द सेंस अपने आपने लगाया हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस खोला है, तो उसका मशीन को छू सकते हैं ना जी, तो वो आपका टेंजिबल प्रॉपर्टी है। घर द्वार है आपका, तो क्या है? टेंजिबल प्रॉपर्टी है। गाड़ी है आपका, टेंजिबल प्रॉपर्टी। जमीन आपका, टेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल क्या हो गया? जिसको आप छू, कैन नॉट बी सीन और टच, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आईपीआर, कॉपीराइट। आईपीआर में क्या आ गया? इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। शेयर मार्केट आजकल ऐसा युग है, बच्चा बच्चा भी आप लोगों ने सुना होगा, शेयर, स्टॉक, इस सब का नाम आप लोग सबने अभी तक सुन के रखा होगा, ठीक है। खरीदा वगैरह नहीं किया है तो वो अच्छी बात है, अभी आपकी एज भी नहीं हुई है, पर सुना आप सभी ने होगा। तो शेयर स्टॉक क्या है? मॉनेटरी एसेट है कि नहीं? बिटकॉइन यार इतना लंबा चौड़ा चल रहा है, अभी न्यूज में चलता था बिटकॉइन, तो वो क्या है? पैसा का लेन देन करा रहा ना जी, पर क्या उसको आप छू के देख सकते हो?
छू सकते हो कि कैसा है मेरा बिटकॉइन, कैसा है मेरा स्टॉक। तो वो क्या है, प्रॉपर्टी है बट इनटेंजिबल है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो चलिए अब जहाँ पे छोड़े थे उसको कंटिन्यू करते हैं पहले। हम्म। तो क्या 100 रुपये वाला हो गया। अब प्रॉपर्टी टेंजिबल, मतलब टेंजिबल इन द सेंस कि जिसको हम छू सकते हैं। इफ द प्रॉपर्टी इज टेंजिबल, तो उसका अगर लेस देन 100 है तो उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड एंड ट्रांसफर है तो मेड ओनली बाय डिलीवरी। ओनली बाय डिलीवरी इन द सेंस कि सिर्फ आप उसको ले जाके दे दो, आपको कुछ रजिस्टर डॉक्यूमेंट नहीं कराना। 100 रुपए से ज्यादा है तो रजिस्टर डॉक्यूमेंट कराना होगा, 100 रुपए से कम है और वो भी टेंजिबल है तो कुछ है। वही इनटेंजिबल के लिए 1 रुपया का अगर आप स्टॉक खरीदते होंगे, अगर आपने खरीदा है, घर में पापा चाचा मामा किसी ने भी खरीदा हो तो उनसे पूछिएगा। अगर वो स्टॉक खरीदते हैं तो उनको एक बिल आता होगा। अब पहले के जमाने में वो पर्ची कट के आती थी, अब एक बिल आता है, वो भी इनवॉइस करके ऑनलाइन मेल पे या फिर आपके जो भी आप एफिलेटेड जिसके भी ऐप से आप करा रहे हो वहां पे कि वो। और वो जो बिल है वो किसका काम कर रहा है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का। कंपनी बता रही है कि हाँ फलाना जी को हमने 10 रुपए की अपना शेयर बेचा। तो 10 रुपए तो 100 रुपए से कम है, पर क्या, इनटेंजिबल। याद रखिएगा, इस पे सीयूईटी के लीगल स्टडीज क्वेश्चन में ये पीवाईक्यू हो गया है आपका। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए कि ये क्या है, इनटेंजिबल के लिए है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पीवाईक्यू के लिए आप मार्क करके रख सकते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे आपने तो ये तो समझ गया। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, अगर आपका 100 रुपए से ज्यादा है, टेंजिबल है, तो आपको कराना होगा क्या, रजिस्ट्रेशन। अगर आपका 100 रुपए से कम टेंजिबल है तो आप सीधे सीधे डिलीवरी करा सकते हो। पर अगर आपका इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, यानी कि स्टॉक है, शेयर है, ये सब कुछ है, तो 1 रुपया, अरे 50 पैसा का भी कोई कंपनी का स्टॉक आपको लिस्टेड भी दिख रहा है तो आपको वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही होगा। उसके लिए सारे आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने ही होंगे। ठीक है। चलिए आज के सेशन को इतना में ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि धीरे धीरे आपको आदत दिलाएंगे, एक ही बार में फिर ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर आगे अगले दिन मिलेंगे, इसका एक और पार्ट आएगा जब ये ट्रांसफर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तब तक अगर लॉ का कोई भी एंट्रेंस आपको देना है तो ज्यूरिस ब्रिलियंस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का हिट करें। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, सक्सेस पाने की लालसा आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।